और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया रहने चाहिए। देखिए अपने पास मैंने तुमको पिछली वीडियो में तुमको क्या बताया था कि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है। एक तो बताया था मैंने तुमको ऊर्जा संरक्षण नियम, दूसरा बताया था रेखीय संवेग संरक्षण, और एक बताया था मैंने तुमको कोणीय संवेग संरक्षण कि ऊर्जा संरक्षण नियम तो क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है और कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है। इन तीनों को अपन ने ज्ञात कर लिए थे। तो अपने पास अगला टॉपिक जो अपने पास ये किस में थे, बीटा 6 में। किसमें थे? बीटा 6 में जो अपने पास आई जो समस्याएं थी, किस में आई थी? ऊर्जा संरक्षण नियम में, रेखीय संवेग संरक्षण नियम में और कोणीय संवेग संरक्षण नियम में। क्लियर था यहाँ तक? और ध्यान रखना कि जो भी अपने पास नाभिक होगा उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? जेड एक्सिस से करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो जेड तो अपने पास वहां पर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और एक्स क्या होता है वहां पर? तत्व। और ए क्या होता है वहां पर? द्रव्यमान संख्या। क्लियर था? फिर मैंने तुमको बताया था कि जो बीटा 6 होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो बीटा नेगेटिव और एक क्या होता है? बीटा पॉजिटिव। क्लियर? ये बीटा नेगेटिव 6 में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का तो क्या होता है? उत्सर्जन। और एक किसका होता है? एंटी न्यूट्रिनो का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तथा परमाणु क्रमांक में एक इकाई की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। किसमें? बीटा नेगेटिव 6 में। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है ए है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अपरिवर्तित रहती है। क्लियर? दूसरी बात आती है कि बीटा पॉजिटिव 6 क्या होता है। बीटा पॉजिटिव 6 में क्या होता है कि एक तो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, एक तो किसका होता है? पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तथा एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, तथा उसके परमाणु क्रमांक में किसकी कमी होती है? एक की कमी होती है। और इसमें भी द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। बीटा नेगेटिव में भी और बीटा पॉजिटिव में भी। क्लियर था यहाँ तक? बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या तो अपरिवर्तित रहती है। बीटा नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है और उसके परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है। बीटा पॉजिटिव में एक पॉजिट्रॉन तथा एक न्यूट्रिनो तथा उसके परमाणु क्रमांक में एक इकाई की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक सबको? फिर मैंने तुमको बताया था कि ऊर्जा संरक्षण नियम में जो अपने पास जो ऊर्जा आती है Q बराबर, वो कितनी आई थी? mx माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। जहां पर मैंने तुमको बताया था कि जो mx होता है वो mx क्या होता है? जनक नाभिक का द्रव्यमान। और जनक नाभिक क्या होता है? Zx। जनक नाभिक Zx का द्रव्यमान। क्लियर? और जो my होता है, क्या my जो होता है वो क्या होता है? उत्पाद नाभिक Z+1 XA। अगर बीटा पॉजिटिव में लेंगे, तो Z-1 हो जाएगा उत्पाद नाभिक, और बीटा नेगेटिव लेंगे तो उत्पाद नाभिक क्या हो जाएगा? Z+1। क्यों? क्योंकि बीटा नेगेटिव में तो एक इकाई की क्या होती है? वृद्धि, और बीटा पॉजिटिव में एक इकाई की क्या होती है? कमी। तो उत्पाद नाभिक Zx+1x का द्रव्य। और जो अपने पास C होता है वो क्या होता है? प्रकाश का वेग। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए अब अपने पास नया टॉपिक डालिए बीटा 6 की शुद्ध गति की। नया हेडिंग डालिए बीटा 6 की शुद्ध गति की। अपने पास टॉपिक है बीटा 6 की शुद्ध गति की। इसमें भी अपन क्या करेंगे कि बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव
पूछता था इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण क्या होता है, इन तीनों चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर। इसमें पहला डालिए बीटा नेगेटिव 6, बीटा नेगेटिव 6 या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। मैंने तुमको इसमें एक अभिक्रिया ली थी तुम्हारे पास, क्या होती है वो अभिक्रिया, यहाँ लिख देना अभिक्रिया क्या बताई थी, बताइए। ZX से क्या है, बीटा नेगेटिव कण। अब देखिए बीटा नेगेटिव 6 या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, तो इसमें परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होगी या कमी होगी, वृद्धि होगी। तो अपने पास उत्पाद नाभिक क्या बनेगा, Z+1YA, क्योंकि द्रव्यमान संख्या तो अपरिवर्तित रहती है, प्लस बीटा नेगेटिव 6 में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, तो -1E0, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करता है, एक एंटी न्यूट्रिनो, प्लस उसकी विराम ऊर्जा Q। क्लियर सभी को। चलिए तो यहां लिख देना, यहां Q क्या होती है, Q क्या होती है, बीटा 6 की निर्गत ऊर्जा, बीटा 6 की निर्गत ऊर्जा, और mx क्या होता है अपने पास, जनक नाभिक ZX का द्रव्यमान, my उत्पाद नाभिक Z+1YA, क्योंकि उत्पाद नाभिक क्या बन रहा है अब इसमें, Z+1, तो Z+1YA का द्रव्यमान। क्लियर। और Me बीटा कण का द्रव्यमान, तो जब अपन Q का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, Q का, तो जो अपने पास बीटा 6 की जो निर्गत ऊर्जा होगी वो टोटल कितनी होगी। क्लियर। तो उसके लिए एक सूत्र है अपने पास, यहां पे लिख देना, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से, तो लिख देना क्या होता है कि जनक नाभिक की विराम ऊर्जा, बराबर क्या होती है, उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा, उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा, उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा, प्लस इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा, प्लस इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो की विराम ऊर्जा, अब देखिए, अब अपन द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से जब जनक नाभिक की विराम ऊर्जा होती है, जनक नाभिक की विराम ऊर्जा, तो जनक नाभिक अपने पास कौन सा है, ZX से, क्या है, ZX से। तो जब अपन जनक नाभिक की विराम ऊर्जा निकालेंगे, तो देखिए जनक नाभिक को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, mx से, कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो जो जनक नाभिक की विराम ऊर्जा अपने पास होगी वो टोटल कितनी होगी, mx माइनस जनक नाभिक ये है, तो ZME इंटू कितनी होगी, C²। जो अपने पास जनक नाभिक की जो कुल टोटल जो विराम ऊर्जा होती है वो टोटल कितनी होती है, mx माइनस ZME इंटू C²। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और जो उत्पाद नाभिक है उसकी जो अपने पास उत्पाद नाभिक की जो विराम ऊर्जा होगी, उत्पाद नाभिक क्या है अपने पास, Z+1 है या नहीं है, तो जब अपन और उत्पाद नाभिक को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, my से, तो my का जब डिनोट करेंगे तो अपने पास कितनी हो जाएगी इसकी कुल निर्गत ऊर्जा, my माइनस Z+1 me इंटू C²। क्लियर है यहाँ तक।
फिर इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा अपने पास कितनी होती है, ZeMe। कितनी होती है, ZeMe। और जो अपने पास देखिए इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो की विराम ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की भी और एंटी न्यूट्रिनो की, तो दोनों की निगत ऊर्जा कितनी है अपने पास, Q। कितनी है कुल टोटल, Q। तो इसकी कितनी हो जाएगी, Q। आ गई सबको समझ में। तो देखिए जब अपन ने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम लगाया है तो जनक नाभिक की क्या लिए, विराम ऊर्जा बराबर उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो की विराम, इन दोनों की जो टोटल ऊर्जा है वो विराम ऊर्जा है वो कितनी है, Q। क्लियर है सभी को। चलिए अब इसमें सूत्र में अपन लगाएंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा, ये नोट डाउन कर लिया सभी ने, नोट डाउन कर लीजिए जिसने नहीं किया। तो देखिए जब इसमें अपन मान रखेंगे तो जनक नाभिक की विराम ऊर्जा तो कितनी हो जाएगी, mx माइनस ZeMe इंटू C² बराबर उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा कितनी हो जाएगी अपने पास, बताइए। My डिनोट करते हैं उत्पाद नाभिक को, माइनस उत्पाद नाभिक की कितना द्रव्यमान है, Z+1 है या नहीं है, तो Z+1 इंटू Me और इंटू कितना हो गया, C²। क्लियर। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा अपने पास कितनी हो जाएगी, ZeMe और प्लस Q। इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, MEC²। क्लियर सभी को। अब इसको अपन हल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए mx इसका C² के भीतर गुणा कर देते तो mx C² माइनस ZMeC² बराबर, इसका हल कर लेते हैं तो My माइनस कितना हो जाएगा, MEZ प्लस Me इंटू C² प्लस MEC² और प्लस का क्या है, Q। क्लियर। अब इसका प्रत्येक पद के साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, mx C² माइनस ZMeC² बराबर, इसका गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, My(C² माइनस MEZ(C² माइनस MEC² प्लस MEC² और प्लस का Q। क्लियर। अब यहां से अपन को किसका मान निकालना है, Q का। भाई Q क्या है, बीटा 6 की निर्गत ऊर्जा, उसी का तो मान निकाल रहे हैं अपन। तो अपने पास कितना हो जाएगा, अब इस पद को मैं किधर साइड लिया हूं, इसमें लिया हूं बाएं पक्ष में, तो अपने पास कितना हो जाएगा, देखिए mx C² माइनस ZMeC² इधर साइड लिया है तो माइनस My(C² प्लस MEZ(C² प्लस MEC² माइनस MEC² और बराबर में मैंने Q को नुकनी जो का त्यों रख लिया। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए ZMeC² से ये कैंसिल, इससे वो ये नहीं कटेगा My(C² और MEC² से MEC², कट गया नहीं कटा, कट गया। तो अपने पास क्या बचा, अब अपने पास क्या बचा बताइए, अपने पास बचा mx C² माइनस My(C² बराबर Q। तो यहां से मैंने C² कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, mx माइनस My बराबर Q, या Q बराबर यहां लिख देना, या Q बराबर mx माइनस My इंटू C²। तो इसकी जो निर्गत ऊर्जा आई है वो कितनी आई है, Q बराबर mx माइनस My इंटू C²। ऊर्जा संरक्षण में भी तो यही आया था, आई थी नहीं आई थी, आई थी। नोट डाउन करिए जल्दी। इसके नीचे लिख देना, आते हैं इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो, आते हैं इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो, आते हैं इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो के उत्सर्जन के लिए आवश्यक शर्त है कि
आवश्यक शर्त है कि Q का मान कैसा होना चाहिए? धनात्मक। Q का मान धनात्मक होना चाहिए। Q का मान धनात्मक होना चाहिए। अतः तो जब Q का मान जब धनात्मक किस कंडीशन में होगा? जब mx का मान किससे ज्यादा होगा? my से। तो mx ग्रेटर देन my, mx ग्रेटर देन my। नोट डाउन करिए जल्दी। नोट डाउन कर लिया? चलिए अगला हेडिंग डालिए, बीटा पॉजिटिव क्षय या पॉजिट्रॉन उत्सर्जन। अगला हेडिंग डालिए, बीटा पॉजिटिव क्षय या पॉजिट्रॉन उत्सर्जन इसमें मैंने तुमको क्या बताया था बीटा पॉजिटिव में कि इसमें तो क्या होता है, एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन और एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन, और द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? अपरिवर्तित, और परमाणु क्रमांक में एक इकाई की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में अपने पास अभिक्रिया क्या बनेगी? यहाँ लिख देना, अभिक्रिया क्या बनेगी बताइए? ZX बीटा पॉजिटिव कण, परमाणु क्रमांक में किसकी कमी हो रही है? एक की, द्रव्यमान संख्या परिवर्तित, प्लस एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन +1 E0 प्लस एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन, और अपने पास विराम निर्गत ऊर्जा तो है। क्लियर सभी को? चलिए अब इसके लिए जब अपन मान निकालेंगे तो उसके लिए भी वही है अपने पास। तो लिखिए ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण नियम से क्या होता है? वही बात है, जनक नाभिक की विराम ऊर्जा बराबर उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा, उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा प्लस, अब देखिए उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा हो गई, और इसमें फिर अपने पास किसकी विराम ऊर्जा आएगी? किसका उत्सर्जन कर रहा है? पॉजिट्रॉन का। उसमें किसका कर रहा था? इलेक्ट्रॉन का। इसलिए मैंने वहां पर तो इलेक्ट्रॉन की क्या ली थी? विराम ऊर्जा। अब यहां पर मैं किसकी लूंगा? पॉजिट्रॉन की। तो पॉजिट्रॉन की विराम ऊर्जा प्लस, आप देखिए पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है और एक किसका उत्सर्जन कर रहा है? न्यूट्रिनो का। तो इन दोनों की टोटल क्या आएगी? विराम ऊर्जा। तो नीचे लिख देना यहाँ पे पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो की विराम ऊर्जा। क्लियर सभी को? चल, जनक नाभिक की विराम ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अब बताइए मेरे को कितनी हो जाएगी? mx माइनस ZME इंटू C²।
यही हो जाएगी 12। उत्पाद नाभिक को किससे डिनोट करते हैं? एम वाई माइनस। अब देखिए इसमें किसकी कमी हो रही है? एक की, तो z माइनस 1 इंटू एम ई और इंटू क्या हो गया? सी स्क्वायर। क्लियर? प्लस पॉजिट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी हो जाएगी? प्लस एम ई सी स्क्वायर प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो की विराम ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल टोटल कितनी दे रखी है? क्यू, तो प्लस क्यू प्लस क्यू। हल कर लेते हैं अब इसको, तो कितना हो जाएगा अपने पास? एम एक्स सी स्क्वायर माइनस जेड एम ई सी स्क्वायर बराबर एम वाई माइनस कितना हो गया? एम ई जेड माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर और प्लस क्यू। अब इसको भीतर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? एम एक्स सी स्क्वायर माइनस जेड एम ई सी स्क्वायर बराबर, इसका प्रत्येक पद के साथ गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? एम वाई सी स्क्वायर माइनस एम ई जेड सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर प्लस क्यू। इन पद का मैं इधर साइड पक्षांतरण कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? एम एक्स सी स्क्वायर माइनस जेड एम ई सी स्क्वायर माइनस एम वाई सी स्क्वायर प्लस एम ई जेड सी स्क्वायर माइनस एम ई सी स्क्वायर माइनस एम ई सी स्क्वायर बराबर क्यू। क्योंकि अपन को निर्गत ऊर्जा निकालनी है दोनों में, तो अपने पास कितना हो जाएगा? देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो अपने पास कितना आ जाएगा? यहां नोट डाउन कर रहा हूं मैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा? एम एक्स सी स्क्वायर माइनस एम वाई सी स्क्वायर और ये कितने हो गए? 2, तो माइनस 2m ई सी स्क्वायर बराबर क्यू। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास? सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2m ई बराबर क्यू, या क्यू बराबर एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2m ई इंटू सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो बीटा पॉजिटिव क्षय या पॉजिट्रॉन में जब उत्सर्जन होता है तो उसकी जो अपने पास बीटा कण की जो निर्गत ऊर्जा निकल के आती है वो कितनी आती है? Q बराबर एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2m ई इंटू सी स्क्वायर। और बीटा नेगेटिव में कितनी निकल के आती है निर्गत ऊर्जा? Q बराबर एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। क्लियर? नोट डाउन करिए जल्दी। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी और इसके नीचे लिख देना जहां 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 पॉजिट्रॉन तथा न्यूट्रिनो के उत्सर्जन जहां पॉजिट्रॉन तथा न्यूट्रिनो के उत्सर्जन के लिए आवश्यक शर्त है कि Q का मान धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो मैं ये मिटा दूं तो उस स्थिति में mx का मान किससे ज्यादा होगा? बताइए मेरे को, बताइए कि किससे ज्यादा होगा? mx ग्रेटर देन किससे होगा? my प्लस जेड एम ई। mx ग्रेटर देन my a प्लस 2m ई। 2m ई है ना, जेड नहीं है, 2m ई। तो नीचे लिख देना अर्थात mz ग्रेटर देन, जो तीसरा पद है जो mz है वो किससे ज्यादा अधिक होगा? माइनस m z माइनस 1 और ग्रेटर देन 2m ई। नोट डाउन कर लीजिए 2m ई।
कर लिया नोट डाउन। चलिए अगला हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। अगला टॉपिक डालिए इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण यहाँ लिखना है अभिक्रिया। अभिक्रिया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के लिए जो अपने पास अभिक्रिया होगी उसमें क्या करता है कि जो जनक नाभिक है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, उत्सर्जित करने के पश्चात वो उत्पाद नाभिक में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो वो किस प्रकार परिवर्तित होगा कि जब अपने पास जनक नाभिक एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा तो उत्पाद नाभिक में किसकी कमी होगी, एक की कमी होगी परमाणु क्रमांक में। तो कितना हो जाएगा Z-1 Ya प्लस Q। Z-1 Ya प्लस Q। तो नीचे लिख देना द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से। तो नीचे लिख देना जनक नाभिक की विराम ऊर्जा प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर रहा है ये जनक नाभिक, तो इसमें ही क्या होगी इंक्लूड, तो क्या होगी इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा बराबर उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा। उत्पाद नाभिक विराम ऊर्जा प्लस क्या हो जाएगी उसकी निर्गत ऊर्जा। तो जनक नाभिक की तो कितनी हो जाएगी अपने पास बताइए, कुल टोटल विराम ऊर्जा mx माइनस ZMe इंटू c² हो गई नहीं हुई, प्लस इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है MEc² बराबर उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जा कितनी हो जाएगी अपने पास बताइए My माइनस Z-1 इंटू Me इंटू c² प्लस Q। क्लियर है। अब देखिए जब अपन इसका भीतर गुणा करेंगे, इसका भीतर गुणा करेंगे, आप करके देख लोगे, अब मैंने दोनों में करके बता दिया है तुमको। तो इससे जो निर्गत ऊर्जा निकल के आएगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि Q बराबर कितना आएगा mx माइनस My इंटू c²। तो नीचे लिख देना इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के लिए Q का मान धनात्मक होना चाहिए, तो उस स्थिति में mx का मान कितना होता है my से ज्यादा, और mz का मान जो होगा वो किससे ज्यादा होगा mz-1 से। इसको तीसरा लिख लेना यहाँ पर, दो तो हो गए थे, ये तीसरा नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। इसको आप हल करके देख लेना, मैंने तुमको बीटा नेगेटिव में भी हल करके बता दिया और बीटा पॉजिटिव में हल करके बता दिया है। ठीक है, तुमको क्या करना है कि c² का इसके भीतर के साथ गुणा करना है, इसको पहले Me से गुणा करके फिर बाद में c² के सबका साथ गुणा कर देना, इस पक्ष को इस साइड में लिया ना, Q को उधर की साइड रहने देना, तो Q का मान तुम्हारे पास कितना आ जाएगा Q बराबर mx माइनस My इंटू c²। ध्यान रखना बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में जो Q का मान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सभी के लिए धनात्मक होना चाहिए। क्लियर सभी को, धनात्मक होगा तो mx किससे ज्यादा होगा My से। जो जनक नाभिक का द्रव्यमान है वो उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो उस स्थिति में Q का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्लियर सभी को। चलिए अब अगली अपने टॉपिक आता है कि बीटा वो प्रतिलोम बीटा क्षय क्या होता है, इसको अपन अगली वीडियो में देखेंगे, इसको एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है सभी, ठीक, चल।